हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फिजिक्स। जैसे मैंने आप सबको कल बताया था कि हम फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। तो अब हम जब फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं तो क्या तरीका रहेगा हमारा इसको पढ़ने के लिए और किस वे में हम पढ़ेंगे। देखो, जब हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि मैं आप सब कुछ लिख लिया करूंगी, आप लोग चाहो तो अपने नोट्स बना सकते हो अपने वे में। मैंने सब कुछ शॉर्ट वे में लिख रखा है, ठीक है, ताकि इससे क्या है, टाइम भी कंज्यूम कम होगा और हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट ले सकेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अ क्लास। सो व्हेन वी स्टडी फिजिक्स आवर टॉपिक इज लॉज ऑफ मोशन। When we talk about laws of motion, the first thing comes in our mind is who gives laws of motion. So given by Isaac Newton in 1687. Okay. Now the question arise in our mind is क्या नोबेल प्राइज मिला है आइजैक न्यूटन को? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि 1901 में नोबेल प्राइज फर्स्ट टाइम मिला था और ये बात कब की है? 1687 की। 1727 में इनकी डेथ हो गई, तो इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला है। और हम ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करा और कंटिन्यू हो गए, नो। हम टॉपिक का स्टार्ट बेस से लेकर हर तरीके से उस क्वेश्चन को करेंगे कि जहां से भी वो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, पूछा गया है और आगे आने की चांसेस है। हम उस वे में पढ़ेंगे कि हमने अगर ये लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है तो उसका कंप्लीट डिटेल कि वो हमसे क्या क्या पूछ सकता है। क्योंकि एग्जाम में अगर वो साइंस पूछ रहे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि साइंस में उसने लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पूछा है, नो। वो हमसे कब इंट्रोड्यूस हुआ ये भी पूछ सकता है, किसने दिया ये भी पूछ सकता है, क्या उन्हें नोबेल प्राइज मिला, नहीं मिला, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उसी तरीके से करेंगे। तो आइजैक न्यूटन ने 1687 में दिया, उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला क्योंकि नोबेल प्राइज इंट्रोड्यूस ही 1901 में हुआ था। फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज फिजिक्स का किसको मिला? विलियम कॉनराड रॉन्टजन को मिला है 1901 में। क्यों मिला है इन्हें? एक्सरे की डिस्कवरी के लिए। So when things come to now 1901 में उसको मिला, अब किसको मिला 2025 में नोबेल प्राइज? तो 2025 में नोबेल प्राइज जॉन क्लार्के, माइकल एच डेवरॉट, जॉन एम मार्टिन्स को मिला है। तो जो अब हम इसे याद करने का, अब नाम ही इतना कंफ्यूज है, विलियम कॉनराड रॉन्टजन हम याद कर सकते हैं, एक्सरे की डिस्कवरी है, फर्स्ट है, ठीक है। पर अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे तो जॉन माइकल जॉन करके आप लोग याद कर सकते हैं कि जॉन JMJ करके याद कर लो, फिर जॉन माइकल जॉन को फिजिक्स का 2025 का नोबेल प्राइज भी मिला है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स नोबेल प्राइज किसको मिला है? वो मिला है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस को मिला है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम नोबेल प्राइज इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस को मिला है। ये एक पीस रिलेटेड कमिटी है, ठीक है। अब पीस रिलेटेड कमिटी है तो क्वेश्चन अराइज होता है, पीस का नोबेल प्राइज मिलता कहाँ है? ऑस्लो में मिलता है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि पीस का नोबेल प्राइज मिलता कहाँ है, आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। अब 3 टाइम मिला है तो वो 3 टाइम कौन से हैं? 1917, 1944 एंड 1963। सो फिजिक्स का नोबेल प्राइज सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा है जिसको 2 बार मिला है, ये हमें याद रखना है, जॉन बार्डीन को, ठीक है। 1956 में इन्हें ट्रांजिस्टर के लिए नोबेल प्राइज मिला है और 1972 में सुपर कंडक्टिविटी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। सो नोबेल प्राइज, मैंने आपको पीस की नोबेल प्राइज का प्लेस बताया कि ओस्लो में मिलता है, तो फिजिक्स का और जो नोबेल प्राइज होते हैं उनका कहाँ मिलता है? वो स्वीडन में मिलता है, ठीक है। तो यही इस तरीके से हमें पढ़ना है। और नेक्स्ट स्लाइड अभी आती है। सो फ्रेंड्स, नाउ इन लॉज ऑफ मोशन वी हैव टू स्टडी दैट जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इस दुनिया में, वो 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। कुछ क्वांटिटीज स्केलर होती हैं, कुछ क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं। अब क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर? क्योंकि देखो, स्केलर वो होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैं उसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं करूंगी, मैं ऐसे बोलूंगी कि मैं 10 किलोमीटर गई, दैट इज स्केलर। एंड व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसके पास खुद का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी मेंशन करना जरूरी होता है।
मैंने बताया कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर वॉक करके गई। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज मैं इसमें डायरेक्शन भी मेंशन कर रही हूँ और मैग्नीट्यूड भी मेंशन कर रही हूँ। तो स्केलर क्वांटिटी किसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अब स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल क्या होते हैं? देखो मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, मैं आपको बोल रही हूं, तो आप लोग अपने नोट्स में इसको फुल मेंशन कर लेना। स्केलर क्वांटिटीज में होती है डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी। अब देखो और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, पर देखो वर्क एनर्जी का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है कि वर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, बट कीप इट इन माइंड कि वर्क और एनर्जी दोनों स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड और डिस्टेंस का हमें आइडिया होता है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटीज में क्या क्या आ जाता है? वेक्टर क्वांटिटीज में आता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड एक्सेट्रा, मेनी थिंग्स। सो स्केलर क्वांटिटी में अब चीजें, अब पहले अब क्वेश्चन अराइज होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है? डिस्टेंस होती है कि हमने टोटल कितना ट्रेवल किया, दैट इज डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैंने 5 किलोमीटर चला तो वो डिस्टेंस हो गया। मैं यहां से 5 किलोमीटर एग्जाम्पल के फॉर्म में लेती हूँ, मैं 5 किलोमीटर चल के मेरी फ्रेंड के घर गई, उसके घर से 10 किलोमीटर चल के अपने मार्केट गई, तो मेरा डिस्टेंस हो गया 15 किलोमीटर। पर वहीं दूसरी तरफ अगर कोई और, तो वहीं दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। So please keep it in mind कि there is a huge difference between distance and displacement। एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि हम लोगों को टोटल डिस्टेंस बतानी होती है, और डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको हर वे में कवर करके चलूंगी कि भाई अगर ये टॉपिक मैं पढ़ा रही हूं तो उसके बाद आपको कुछ ना पढ़ना पड़े, इस तरीके से कि एग्जाम के सारी चीजें कवर हो जाए। और मैं ये भी समझ के पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों को अब मुझे हर चीज ज्यादा उसमें ना बतानी पड़े, मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रही हूँ। तो डिस्टेंस देखो, अब ये सर्कुलर चीज है कोई, ठीक है, ये इसका मान लिया, इसका जो ये है ये 10 किलोमीटर, इसका 10 मीटर इसका रेडियस है, ठीक है। अब मान लो कि कोई एक पर्सन इस सर्कुलर इसमें मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर उसने 2 टाइम इसको मूव करा है, ठीक है, यहाँ इस पोजीशन से उसने स्टार्ट करा है, 2 टाइम उसने मूव करा है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? सरकमफ्रेंस होगा वो, ऑफ कोर्स कितनी बार? 2 टाइम में 2 बार सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट में तो हम इसका 2 बार सरकमफ्रेंस कर देंगे, ठीक है, 2 × 2πr, इतना हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब वही बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। अब 2 राउंड लगाए हमने, पहला राउंड में यहां से गई यहां आ गई, ठीक है। दूसरे राउंड के लिए मैंने यहां से स्टार्ट किया, अगेन मैं इस पॉइंट पे आ गई। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? आप लोग बताइए मुझे। इनिशियल भी मैं यहीं थी और फाइनल भी मैं यहीं रुकी हूं, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? वो है 0, ठीक है। तो इससे हमें क्या चीज समझ आती है? इससे हमें समझ आता है कि मूवमेंट करने के बाद हमारा डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, पर हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है बहुत बार चलने के बाद भी। वो कब हो सकता है? जब हमारे इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी एग्जाम में पूछा गया है, वो क्या तरीका है मैं आपको बताती हूँ। देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये 10 मीटर इसकी रेडियस है, ठीक है, और 10 सेकंड में मैं इस एक सर्कल मतलब एक राउंड काटने में मुझे 10 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने मुझसे पूछा कि 15 सेकंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 15 सेकंड बाद इसका डिस्टेंस क्या होगा। अब दोनों चीजें उसने मुझसे पूछी एग्जामिनर ने। तो 10 सेकंड में मैं इस पूरे को कवर करके यहां जाऊंगी, फिर 5 सेकंड में मैं इसको हाफ कवर करके यहां जाऊंगी, तो मेरा जो डिस्टेंस होगा वो तो होगा, एक तो 2πr क्या है? इसका सरकमफ्रेंस हो गया, और दूसरा ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस, समझ रहे हो आप लोग? ये पूरा डिस्टेंस, क्योंकि ये भी तो मैंने कवर किया है दूसरे राउंड में, तो ये जो हाफ है ये मैं ले लूंगी, यानी कि πr। ये क्या होगा? मेरा पूरा डिस्टेंस होगा।
वहीं दूसरी तरफ 15 सेकंड में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ठीक है। 10 सेकंड में मैंने इसको पूरा मूव कर लिया, फिर 5 सेकंड में मैंने इसको आधा मूव कर दिया। अब मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो ये है। तो हमारे बीच में क्या डिस्टेंस होगा? अब मैं इसको काउंट करूंगी? नो। अब मैं किसको काउंट करूंगी? इसको काउंट करूंगी। तो मतलब मैं इस सर्कल का डायमीटर लूंगी जो कि 20 मीटर है। तो मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 20 मीटर 15 सेकंड के लिए। तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर हुई? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है और कैसे एग्जामिनर हमें इसमें पूछ करता है एग्जाम में, अगर वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो। अब चीज आती है फोर्स की, क्योंकि पूरा लॉज ऑफ मोशन में फोर्स एक इंपॉर्टेंट टर्म है और इसके बेस है। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स एक होता है एक्सटर्नल कॉज, जो कि क्या क्या चेंज करता है? जो चेंज करता है रेस्ट को। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और मैं उसको धक्का दूंगी तो वो मूव करेगा, तो उसको स्टेट चेंज कर दिया। और जब मैंने उसको मूव करने के लिए वो धक्का दिया, दैट इज व्हाट? दैट इज फोर्स। ठीक है। कोई बॉडी मोशन में है, मैंने उसको धक्का दिया तो वो और तेज मूव करेगा। तो वो जो मैंने उसको मूव करती हुई चीज को धक्का दिया तो वो क्या करेगा? ऑफ कोर्स वो फोर्स होगा। अब देखो तीसरा होता है डायरेक्शन। अब कोई इंसान सीधा जा रहा है, मैंने उसकी मुंडी ऐसे घुमा दी, फिर वो इस साइड जाने लग गया, ठीक है। तो ये क्या चीज है? ऑफ कोर्स ये जो मैंने उसकी मुंडी घुमाई, दैट इज ऑल्सो फोर्स, ठीक है। थर्ड चीज है शेप एंड साइज। अब कोई एक समझ लो क्ले का बॉक्स है मेरे पास, उसको मैं ऐसे सप्रेस कर दूंगी तो वो दब जाएगा। तो वो क्या होगा? अब ये जो मैंने सप्रेस किया है वो फोर्स है और वो उसको क्या कर रहा है? दबा रहा है। तो ये क्या चीज होती है? ये भी वो जो मैंने उसको सप्रेस किया है, दैट इज ऑल्सो फोर्स, ठीक है। अब लॉज ऑफ मोशन, अब हम हमारे टॉपिक में आए। देखो कभी भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें हमारी हर चीज कवर अप करके चलनी पड़ेगी। तो अब हम हमारे मेन टॉपिक लॉज ऑफ मोशन पे आए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें पूछी नहीं जाती हैं, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ जो एग्जाम में आएगा और मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ। तो लॉज ऑफ मोशन में हमारा फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया होता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी अगर मूवमेंट में है तो वो मूव करेगी, अनटिल एंड अनलेस मैं उस पे एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूंगी तब तक, ठीक है। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी अगर मूवमेंट में है तो वो मूवमेंट में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस मैं उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगी तब तक ऐसा होता रहेगा, ओके। तो अब ये क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब इस लॉ ऑफ इनर्शिया में भी काफी सारे एग्जांपल है। अब वो मुझसे एग्जामिनर कभी भी मुझसे एग्जाम में डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया बताओ सोनाली, या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया बताओ बच्चों। नो, वो पूछेगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया, ये एग्जाम्पल जो है क्या ये लॉ ऑफ इनर्शिया का है? क्या ये लॉज ऑफ मोशन, कौन से लॉ ऑफ मोशन को ये जो एग्जाम्पल मैंने पूछा है वो पूछ रहा है? तो वो भी मैं आपको मेंशन करती हूँ। So friends, now laws of motion. तो अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूज टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अब क्या? ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही बताया। अब मैंने आपको क्या नहीं बताया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब मैं 10 मीटर 5 सेकंड में चल रही हूं और वही 10 मीटर में दोबारा 5 सेकंड में चल रही हूं, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। वहीं दूसरी बात क्या आ जाती है कि जब मैं इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में चलती हूं, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वही चीज आ जाती है, ठीक है, कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, कोई भी बॉडी मूवमेंट में है वो मूव करेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब इस मैंने क्या कहा था कि एग्जाम्पल पूछते हैं। तो अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया 3 पार्ट्स में डिवाइड है। क्या है? इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या कहता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है कारपेट बीटन डस्ट आउट। मतलब हम लोग दिवाली पे देखते हैं कि हमारे जो कारपेट्स होते हैं बड़े बड़े, उनमें डस्ट भरी हुई होती है।
वो डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर रेस्ट में होते हैं, ठीक है। जब हम उसको बीट करते हैं किसी डंडे से, किसी लकड़ी से, तो हम क्या देखते हैं कि हम मोशन करा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वो जो डस्ट है, हम कारपेट को ऐसे ऐसे मार रहे हैं और उसमें से डस्ट बाहर निकल रही है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मल्टीपल टाइम दिस क्वेश्चन आस्क्ड, सो कीप इट इन माइंड। सेकेंड, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब देखो, बस में तो हम सबने ट्रेवल किया ही किया है, तो उस ट्रेवलिंग में क्या होता है कि पैसेंजर, जब हमारी बस चलती रहती है और कभी ब्रेकर अचानक आ जाता है और ड्राइवर को भी पता नहीं होता है, तो क्या होता है कि वो अचानक से ब्रेक लगाता है बस में, और ब्रेक लगाता है तो हम सब लोग उसमें क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाते हैं, आगे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो वही इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है कि जब सडनली बस स्टॉप्स होती है, बस रुकती है, तो पैसेंजर आगे की तरफ मूव करते हैं। वो किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ मोशन का, ठीक है। और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। बस हमारी जब टर्न लेती है, कभी हिली एरियाज में जाओगे तो बस माउंटेन पे क्लाइंब करने के लिए, जैसे मसूरी वगैरह जाओगे जॉब लगने के बाद, तो हम ऐसे ऐसे मूव करके वहां जाते हैं, ठीक है। बस का रूट ऐसे ऐसे होता है। तो जैसे हम बस के साथ ऐसे घूमते हैं, तो जब बस टर्न लेती है ना, तो हम भी उसके साथ, हमारी गर्दन भी मूव करती है, तो उसमें चेंज, हमारी डायरेक्शन का चेंज होता है। तो उस वजह से वो एग्जाम्पल होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, ठीक है। पैसेंजर मूव साइड व्हेन बस टर्न्स। अब ग्रेटर मास, जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी ज्यादा लगेगा उसमें, ठीक है, ग्रेटर इनर्शिया, ठीक है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, तो वो अभी बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैंने आपको बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, मोमेंटम क्या है? फोर्स तो मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल कॉज होता है, तो ठीक है। अब मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल टू mv। अब यहाँ पे m जो है वो मास है, v जो है वो वेलोसिटी है, P से हम मोमेंटम को शो कर रहे हैं। तो इस मोमेंटम का जो चेंज होता है दैट इज फोर्स। अब मोमेंटम का चेंज मैं कैसे लिखूंगी? फोर्स इज इक्वल टू dp, मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब dp को मैं mv, यानी कि ये फाइनल v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। तो फोर्स, अब d मतलब ये चेंज को शो कर रहा है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो मैंने वो कर लिया। अब m मैंने mv माइनस mu अपॉन t। अब मैंने इनमें से कॉमन m ले लिया, v माइनस u अपॉन t। अब v माइनस u यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? एक्सीलरेशन, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू ma। तो इस सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स की मैथमेटिकल यूनिट मिलती है कि फोर्स क्या होता है? ma होता है, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स को हम लोग F से डिनोट करते हैं, m मतलब मास और a से एक्सीलरेशन। और इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चे साइंस बैकग्राउंड के अलावा भी हैं, तो हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज इक्वल टू फादर इज इक्वल टू मास, तो मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और वैसे हम देखें न्यूटन, ठीक है। और वैसे हम देखें तो क्या लिख सकते हैं? मास की यूनिट क्या होती है? केजी। एक्सीलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट आ गई इसकी। इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो इसको प्लीज अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। हर एक्शन का मतलब कर भला तो हो भला, हम कहते हैं ना, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली, कि हर एक्शन का इक्वल उतना ही और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये इसका काम कहाँ आएगा? देखो, ये हमने मैथमेटिकल सॉल्यूशन के लिए हमें मेरे पास काम आएगा। अब ये हमारे पास कहाँ काम आएगा? ये आएगा रिकॉइल ऑफ गन में हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। रॉकेट प्रोपल्शन में हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। वॉकिंग ऑन रोड पे जब हम चलते हैं ना, तो उसमें भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। और स्विमिंग में भी हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं। अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो,
जब भी हम गन फायर करते हैं, मतलब गन चलाते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जैसे हमारी गोली चलती है हमें एक पीछे की तरफ झटका लगता है। तो वो क्या होता है, वो जो हमारी गोली आगे जा रही है, वो जो पीछे आ रहा है वो उसका अपोजिट रिएक्शन है। ठीक है, हम वॉक करते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो आगे पीछे की तरफ पुश करती है, तब हम आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो हमारी वॉकिंग भी किसकी वजह से होती है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से होती है। अब वॉकिंग ऑन रोड, रॉकेट प्रोपल्शन। अब रॉकेट में भी हम लोग, अब रॉकेट तो आगे जाता है, तो अब आप बोलोगे देखो जब रॉकेट आगे की तरफ मूव करता है तो पीछे से गैसेस सारी पीछे की तरफ रिलीज होती हैं, तो ये बैकवर्ड मूव करती हैं, तब हमारा रॉकेट आगे की तरफ मूव करता है। अब जब मैंने ये चीज बताया तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि एस्केप वेलोसिटी भी एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन बार बार। तो हमारी अर्थ से किसी चीज को, हमारे एटमॉस्फेयर से ऐसा भेजना है हमें किसी चीज को कि वो वापस हमारी अर्थ में न आए, तो हमें उसे एक एस्केप, मतलब वो वेलोसिटी देनी पड़ती है, वो वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है कि उसके बाद वो वापस ना आ पाए। तो उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अर्थ से किसी चीज को हमें परमानेंट बाहर भेजने के लिए 11.2 किलोमीटर पर आर की हमें उसको वेलोसिटी, किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी आर नहीं, किलोमीटर पर सेकेंड कि उससे उसको भेजना पड़ेगा, तब फिर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे दोबारा वापस नहीं आएगा। तो इस एस्केप वेलोसिटी को भी आप लोग अपने नोट्स पे मेंशन कर लीजिए। अब रिकॉइल ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन मैंने बता दिया, वॉकिंग ऑन रोड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब स्विमिंग, स्विमिंग में क्या होता है कि हम पानी के अंदर आगे मूव करते हैं, हमारा हाथ जो मूवमेंट होता है, हैंड मूवमेंट होता है, वो पानी को पीछे की तरफ भेजता है। दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि हमारी बॉडी आगे की तरफ जा रही है, हमारे हाथ जो उस पानी को जो पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन हियर बेसिकली। So third law of motion is very important and it help in various ways। तो ये सारे उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें आती हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता है हमारे पास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 m2 u1 u2 v1 v2 क्या है, ये इनिशियल है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि मोमेंटम जो होता है वो हरदम कंजर्व रहता है। जब कोई भी बॉडी कोलाइड करती है तो कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था वही मोमेंटम बाद में रहता है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, गन फायर्स अ बुलेट। अब बुलेट आगे मूव करती है, बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, रन रिकॉइल्स बैकवर्ड। तो इसमें क्या है कि जब बुलेट आगे मूव कर रही है, गन पीछे मूव कर रही है, तो उससे इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इसमें भी हमारा मोमेंटम जो है वो कंजर्व ही रहा। अब फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन होता है वो फोर्स जो कि अपोज करता है मोशन को, मूवमेंट को, दैट इज फ्रिक्शन। Friction is also very important in walking, in running, in everything. Okay, friction force जो होता है वो भी तीन तरीके के होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक स्लाइडिंग और एक रोलिंग। स्टैटिक फ्रिक्शंस जब होते हैं जब बॉडी रेस्ट पे होती है, स्टैटिक का मतलब ही रेस्ट होता है। अब ये फ्रिक्शन मेरे किस काम आएगा, अगर मैं पेन से बोर्ड पे लिख रही हूं तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स ही अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है जब बॉडी रेस्ट पे होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब होता है जब बॉडी स्लाइड करती है दूसरी सरफेस पे। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन में बॉडी रोल होती है, वो तब जो फ्रिक्शन वो फील करती है, तब वो स्टॉपेज जो खुद के लिए रुकावट जो फील करती है, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा कहाँ क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद में स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद में रोलिंग फ्रिक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एग्जाम में मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, तो इस चीज को आप लोगों को माइंड में रखना है। एग्जाम में हमसे कोई भी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, वो हमसे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल, और वो भी एमसीक्यूज वे में पूछेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट करे हैं आज के लेक्चर में। अगर आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिएगा। उसके अलावा कल हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।